गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का 6th चैप्टर जैव प्रक्रम। और आज का जो हमारा जैव प्रक्रम है वह है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। सो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न टुगेदर। हम शुरू करते हैं अपने जैव प्रक्रम की परिभाषा से इस वीडियो को। जीवों में आणविक स्तर पर होने वाले वे सभी प्रक्रम जिनके परिणाम स्वरूप जीवों का जीवन अस्तित्व बना रहता है और शारीरिक संरचनाओं में अनुरक्षण स्थापित होता है, ऐसे सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये चारों के चारों वो प्रक्रम हैं जिनके नहीं होने से जो जीव है उसके जीवन के अस्तित्व को खतरा हो सकता है या जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। यानी अगर पोषण बाधित होता है, श्वसन बाधित होता है तो जीवन के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। इसीलिए ये जैव प्रक्रम है। और साथ ही साथ जो जीवों में उत्तक तंत्र है, उनके जो अंग हैं, उनकी संरचनाएं हैं, उनमें भी अनुरक्षण कार्य करना इन सभी जैव प्रक्रमों का एक भाग है, एक हिस्सा है, यानी उनको मेंटेन करना। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन एक जटिल प्रक्रम है यानी जैव प्रक्रम। श्वसन एक जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें बाह्य रूप से जीवों के श्वसन अंग और वायुमंडल के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है, जबकि आंतरिक रूप में कोशिकीय स्तर पर भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा विमोचित होती है। इस प्रकार श्वसन के दो चरण हैं, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। देखिए, हमने इसमें बताया परिभाषा में कि जो श्वसन है इसको हमने दो चरणों में बांटा है। बाह्य चरण जो एक भौतिक रूप है जिसमें केवल जीव के जो श्वसन अंग हैं, जो भी जीव है उसका जो भी श्वसन अंग होगा उसमें और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। कौन सी गैसें? वह ऑक्सीजन गैस को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? वायुमंडल से। यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस जीव के श्वसन अंगों तक पहुंचती है और जीव के श्वसन अंगों में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। यह श्वसन का बाह्य चरण है और यह एक भौतिक रूप है, यानी भौतिक पक्ष है। दूसरा है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन से भी प्राय हमारा कोशिकीय स्तर पर जो श्वसन होता है यानी सेलुलर रेस्पिरेशन, यह श्वसन का एक रासायनिक पक्ष है। इस पक्ष में जो जीवों के शरीर में विभिन्न जैव क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो श्वसन जो ऑक्सीकरण हो रहा है भोजन का जीवों की कोशिकाओं में, उसके लिए उस प्रक्रम को हम आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रकार से हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ते हुए जो स्टडी करेंगे तो उसके बाह्य यानी फिजिकल फॉर्म एंड इंटरनल रेस्पिरेशन यानी आंतरिक श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन, केमिकल साइड ऑफ द रेस्पिरेशन। चलिए हम बात करते हैं जो पहला चरण है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन, उसको हम श्वास लेना या ब्रीथिंग भी बोलते हैं, श्वास भी इसको कहते हैं। इस बाह्य श्वसन में क्या होता है, यानी श्वास लेना में जीव के श्वसन अंग और वायुमंडल के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आदान प्रदान को श्वास लेना या श्वास या ब्रीथिंग कहते हैं। इसके दो चरण हैं। अंतःश्वास यानी इसको बोलते हैं इनहेलेशन, सॉरी मिस प्रिंटेड है, इसको आप इनहेलेशन पढ़िएगा। श्वास प्रक्रिया के दो चरण हैं। पहला है अंतःश्वास यानी इनहेलेशन और दूसरा है उच्छ्वसन या निश्वसन या एक्सहेलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःश्वास की, इनहेलेशन। वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस का जीवों के श्वसन अंगों में प्रवेश करना अंतःश्वास कहलाता है यानी इनहेलेशन कहलाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एयर अर्थात वायु। तो यहाँ हम अगर वायु इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा तात्पर्य है ऑक्सीजन गैस से। तो वायुमंडल से ये तीर के निशान के द्वारा ऑक्सीजन यानी एयर जीव जो चित्र में मनुष्य दिखाया गया है कि श्वसन अंगों में प्रवेश कर रही है। तो ऑक्सीजन का गैस का जीव के श्वसन अंगों में प्रवेश करना इनहेलेशन या अंतःश्वास कहलाता है। दूसरा होता है उच्छ्वसन या निश्वास या एक्सहेलेशन, यानी जीवों के श्वसन अंगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका वायुमंडल में निर्मोचित होना
एक्सहेलेशन या उच्छ्वसन या निश्वास कहलाता है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, तीर के निशान से एक गैस बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, तीर के निशान से, यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो श्वसन का बाह्य चरण है वह है श्वास लेना, और श्वास लेना के दो चरण हैं। पहला है ऑक्सीजन गैस का श्वसन अंगों में प्रवेश करना, इनहलेशन या अंतः श्वास, और दूसरा है फेफड़ों से, या जो मनुष्य में अंग है श्वसन अंग फेफड़े, या फिर जो दूसरे जीव हैं उनके श्वसन अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ना, यह है एक्सहेलेशन या उच्छ्वसन या निश्वास। इस प्रकार अंतःश्वसन और उच्छ्वसन से एक श्वास चक्र पूरा होता है, यानी ऑक्सीजन का श्वसन अंगों के अंदर प्रवेश करना और श्वसन अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में छोड़ना। इस प्रकार से श्वास लेना, श्वास का एक चक्र पूरा होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। अब हमें क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में दर्शाया गया है कि बताइए उच्छ्वसन के द्वारा कौन कौन सी गैसें बाहर निकलती हैं। यहाँ ये कहता है कि एक प्रश्नावली लीजिए, यानी जब हम श्वास छोड़ते हैं तो जो हम श्वास छोड़ते हैं उनमें कौन सी गैसें होती हैं। अभी हमने बताया है, ये तो हमने अभी परिभाषा की, यानी जो हम श्वास अंदर लेते हैं उसमें क्या आती है, ऑक्सीजन, वायु, वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो ऑक्सीजन गैस भीतर जा रही है, और बाहर जो गैस आ रही है उसमें कौन सी गैसें हैं। हमने जैसे बताया एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस क्रियाकलाप से देखिए, हम करके देखेंगे। एक प्रश्नावली लीजिए और उसमें चूने का पानी डालिए। देखिए ये हमने लिया है, एक प्रश्नावली ली है, इस प्रश्नावली में हमने चूने का पानी डाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी की खास बात क्या आती है कि जब चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट नामक पदार्थ बनाता है, जिसके कारण से चूने के पानी का रंग दूध या सफ़ेद हो जाता है। देखिए कॉर्क के इस प्रश्नावली के ऊपर हमने कॉर्क लगाया, और कॉर्क को लगाने के बाद इस कॉर्क में हमने दो छेद करके दो एल आकृति की, इसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एल आकृति की कांच की नलियों को इस प्रकार डालेंगे कि एक कांच की नली जो है पानी के चूने के पानी के संपर्क में रहे, यानी उसके भीतर डूबी रहे, और दूसरी जो कांच की नली है वह चूने के पानी के संपर्क में ना रहे, यानी वह बाहर रहे। देखिए इस चित्र में आप देखिए, यहाँ एक जो हमने नली ली है वह पानी चूने के पानी में डूबी हुई है, और दूसरी जो हो सिर्फ कार्क के अंदर है। अब जब हम भीतर से श्वास छोड़ते हैं, उच्छ्वसन एक्सहेलेशन, तो उसमें से आने वाली वायु जो है इस जो डूबी हुई चूने के पानी में डूबी हुई नली है उसमें से जब निकलती है तो यह गैस चूने के पानी से होते हुए बाहर निकलती है। क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी किया करती है, और सफ़ेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट का जो है एक निर्माण होता है, जिसके कारण इसका रंग सफ़ेद दिया जाता है। यानी इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट होता है, यह सिद्ध होता है कि जो श्वास हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी वह प्रचुर मात्रा, उसके अंदर अधिक मात्रा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए ये आप भी कर देख सकते हैं। दूसरा क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप के द्वारा दर्शाई कि उच्छ्वसन में जल वाष्प बाहर निकलती हैं। देखिए इसके लिए एक बड़ा साधारण सा है जो आप अपने घर पे करके देख सकते हैं, और आपको अपने घर पे करके भी देखना है। एक दर्पण लीजिए और इस पर बड़ी सावधानी से मुंह को उसकी बिल्कुल समीप ला करके अपनी श्वासों को छोड़िए इस तरह से, तो आप देखते हैं कि दर्पण पर जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। यह जल की बूंदें उच्छ्वसन से यानी एक्सहेलेशन से जो निर्वाचित वायु थी, निर्मोचित वायु यानी जो वायु हमने छोड़ी मुंह से भीतर से जो बाहर आई वह वायु, उसमें जल वाष्पों के उपस्थिति के कारण हम देखते हैं कि दर्पण के ऊपर छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो पानी की दिखाई देती हैं। इस क्रियाकलाप से सिद्ध होता है कि उच्छ्वसन में जल वाष्प बाहर आती हैं। और दूसरे चित्र के द्वारा दिखाया गया है, मैंने चित्र दूसरा लगाया है, इस चित्र को आप अपने घर पे करके देखिए दर्पण वाले को। इस चित्र में देखिए जब सर्दी का मौसम होता है हम अपने मुंह से जब श्वास छोड़ते हैं तो इस तरह से हमें धुआं या कोहरा दिखाई देता है। वह क्या है, अधिक शीतलता होने के कारण से जो जल वाष्प हैं वो जिस तरह से बादलों में संघनन होता है, संघनन के कारण से एक इस तरह का रूप बनाते हैं जिसे हमें वो बाहर से आती हुई दिखाई देती हैं। जल वाष्प संघनन के कारण हमें धुएं के जैसी प्रतीत होती हैं। तो इस दो क्रियाकलापों से हमने यह सिद्ध किया है कि जो हम श्वास छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प होती हैं। चलिए हम बात करते हैं बोला आंतरिक श्वसन। जैसा कि हमने बताया था श्वसन एक जटिल प्रक्रम है। बाह्य और आंतरिक श्वसन दो प्रकार को से हमने इसको स्टडी किया है। बाह्य को श्वास लेना बोलते हैं जिसके दो चरण हैं, अंतः श्वास यानी इनहलेशन और बाह्य
निश्वास एक्सहेलेशन। अभी हम बात करते हैं जो रासायनिक पक्ष है श्वसन का, वह है आंतरिक श्वसन। इसको हम कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यह केमिकल जो रिएक्शन का जिसका पार्ट है वो केमिकल साइड का है। देखिए जीवों में कोशिकाओं में जो ऊर्जा निर्मोचित करने के लिए भोजन का ऑक्सीकरण होना आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहलाता है। यानी जो कार्य करने के लिए शरीर के विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को करने के लिए जो विभिन्न जीवन की क्रियाओं को संचालित करने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए, उस ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए कोशिकाओं के भीतर जो भोजन है उसका ऑक्सीकरण होता है, और उस ऑक्सीकरण के बाद एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा एकाएक हमारे शरीर में नहीं बनती, पाचन के बाद यह श्वसन का प्रक्रम कोशिकाओं में चलता रहता है, और उसके बाद निर्मोचित ऊर्जा एटीपी के रूप में हमारी कोशिकाओं में संचित रहती है। यानी जो एटीपी अणु हैं ये हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि ये ऊर्जा मुद्रा के रूप में होते हैं, यानी एनर्जी करेंसी। तो इसका विस्तार से हम आगे बात में अध्ययन करेंगे। आंतरिक श्वसन जो होता है वह भी दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। यानी वायवीय श्वसन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यदि कोशिकाओं में श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वीडियो के पहले पक्ष में बताया था कि वायु का अर्थ है ऑक्सीजन, यानी हम साधारणतः वायु का अभिप्राय ऑक्सीजन गैस से लेकर के चलते हैं। यदि कोशिकाओं में श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो वायवीय श्वसन भी आगे दो प्रकार का होता है, पूर्ण वायवीय श्वसन और आंशिक वायवीय श्वसन। तो पूर्ण वायवीय श्वसन क्या होता है? यदि भोजन का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में होता है तो इसे पूर्ण वायवीय श्वसन कहते हैं। पूर्ण यानी कंप्लीट, यानी जो कोशिका के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है वो जब तक ऑक्सीकरण होता है तब तक जितने भी ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है वह पूरी होती रहती है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होने के कारण से। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प उत्पाद बनते हैं, और साथ में बनता है एटीपी के रूप में एक ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी जनरेट होती है। उदाहरण में यहाँ दिया गया है C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज का सूत्र है जो हमारा सरलतम कार्बोहाइड्रेट का जो रूप है वह जो कोशिका में पहुंचता है अवशोषण के बाद। जब ग्लूकोज का 6O2 ऑक्सीजन यानी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण होता है तो परिणाम स्वरूप 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 जल के अणु बनते हैं। ये वही अणु हैं जिन्हें निश्वास के द्वारा यानी एक्सहेलेशन के द्वारा बाहर हम छोड़ते हैं। जो ये जल वाष्प हैं वो ये H2O है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में आपने क्रियाकलाप से की थी वो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। अब बचा क्या? एटीपी, जिसको हमने बताया कि एटीपी का अर्थ होता है एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। ये ऊर्जा है। ऊर्जा यानी जिस प्रकार हम कोयला जलाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है उष्मा के रूप में, जैसे पानी गर्म होता है या कोई चीज़ हम पकाते हैं तो उसका ऐसी ऊर्जा यहाँ उत्पन्न नहीं होती। यहाँ ऊर्जा होती है रासायनिक रूप से उत्पन्न, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। एक प्रकार इसको मान के चलिए, आगे विस्तार से मैं बात करूँगा। तो ये जो हम बात पहले पूरी कर लेते हैं श्वसन की। तो जो आंतरिक श्वसन है वह दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। जो वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको वायुवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो वायु की अनुपस्थिति में होता है बिना वायु के उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हम बात कर रहे हैं अभी पहले वाले श्वसन की। जो आंतरिक श्वसन का पहला भाग है वायुवीय श्वसन यानी वायु की उपस्थिति में। तो वायु की उपस्थिति कितनी है इसके आधार पर वायुवीय श्वसन को भी हमने दो तरह से बांटा है। कौन सा? पूर्ण वायु श्वसन और आंशिक वायवीय श्वसन। यदि भोजन का ऑक्सीकरण करने में पूरी ऑक्सीजन उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है, तो वो जो ऑक्सीकरण होता है वह पूर्ण रूप से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और प्रचुर मात्रा में एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। यह होता है पूर्ण वायवीय श्वसन। यह पूर्ण वायवीय श्वसन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होता है।
यानी जितनी भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। उनके अंदर जहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है वह होता है एक विशेष रूप से एक कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके भीतर। कोशिका के मुख्य 3 भाग हैं। सबसे बाह्यतम जो आवरण है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के भीतर होता है कोशिका द्रव, और कोशिका द्रव के केंद्र में स्थापित होता है कोशिका का केंद्रक। और कोशिका द्रव में जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसमें बहुत सारे अंग होते हैं जिनको हम कोशिकांग बोलते हैं। इनमें से एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो वायवीय श्वसन है, श्वसन चाहे वायवीय है चाहे अवायवीय श्वसन है, श्वसन का जो पहला चरण है ग्लूकोज का, वह साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में होता है, और उसका जो अंतिम चरण है यानी दूसरा चरण है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो पूर्ण वायवीय श्वसन है वह माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होता है। ये जो बात मैंने अभी कही है कि साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको आगे थोड़ा विस्तार से आप समझ पाएंगे, उदाहरण लेकर के हम समझेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो पूर्ण वायवीय श्वसन है वह माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होता है। और सभी जंतुओं में सामान्यतः सभी कोशिकाओं के भीतर ग्लूकोज के ऑक्सीजन के लिए प्रयुक्त होता है। यानी जो ऑक्सीकरण होता है भोजन का वह ग्लूकोज होता है। यानी ऊर्जा देने वाला जो भोजन का अवयव है वह है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप जो है, जो प्रत्येक जीव की कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग होता है, वह है ग्लूकोज। और सभी अब आता है हमारा दूसरा आंशिक वायवीय श्वसन। आंशिक वायवीय श्वसन क्या होता है? जैसा कि आंशिक अम्ल होता है अर्ध, पार्शियल। यदि ग्लूकोज का ऑक्सीजन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे आंशिक वायवीय श्वसन कहते हैं। यानी यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित तो है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन उपस्थित है किंतु जितनी आवश्यकता है उतनी ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ है? पार्शियल यानी आंशिक रूप से श्वसन हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए हमने इसको आंशिक वायवीय श्वसन कहा है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। देखिए यहाँ ऊपर जो पूर्ण जब ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, तो पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनती हैं और एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि आंशिक रूप से जब श्वसन होता है तो जो उत्पाद हैं वो बदल जाते हैं। देखिए इस समय में यहाँ दे रखा है 6H12O6 यानी ग्लूकोज। ये अपर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा में बनाते हैं। यहाँ सॉरी मिसप्रिंटेड है, इसको ठीक कीजिएगा। ये 6O2 होने का मतलब तो हो गया पूर्ण। देखिए यहाँ क्या है, अपर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा में, तो हमारा जो उत्पाद है वो बदल जाएगा। अब उत्पाद क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में निकलेगा एटीपी। यहाँ क्या कहता है, जो सामान्यतः हमारी मांसपेशी में होता है, यानी जब हम कोई शारीरिक परिश्रम कर रहे होते हैं, परिश्रम करते हैं, जब हमारी मांसपेशी आदि कार्य करती हैं तो ऊर्जा क्या मांग जो बढ़ जाती है। ऊर्जाओं को कार्य करने की क्षमता की क्या कहते हैं? ऊर्जा। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है? ऑक्सीकरण से। तो ऑक्सीकरण की दर बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण की दर बढ़ने के साथ साथ श्वासों की दर बढ़ जाती है, यानी हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जल्दी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर भीतर जाती है। लेकिन जिस दर से ऑक्सीकरण हो रहा है उस दर से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती, तो ऑक्सीजन की कमी में निरंतर जो ऑक्सीकरण है वो होता रहता है और परिणाम स्वरूप जो है लैक्टिक अम्ल बनता है। और जो ये लैक्टिक अम्ल है कठिन परिश्रम करने के कारण से मांसपेशियों के अंदर ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण के कारण यह मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है, और मांसपेशियों में इस लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण से ही थकान, ऐंठन या तेज दर्द हमारी मांसपेशियों में होता है। यह किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। इसलिए जब भी हम कोई कठोर परिश्रम करते हैं तो हमें थकान होती है। क्यों? कारण यही है कि ऑक्सीकरण जो है वो पूर्ण नहीं हो पाता है और लैक्टिक अम्ल बनता है। इस लैक्टिक अम्ल की मांसपेशियों में संचय होने के कारण से हमारे मांसपेशियों में थकावट, ऐंठन या तेज दर्द होता है। और जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं या फिर जब इनको मसला जाता है तो जो लैक्टिक अम्ल है, यानी गर्म पानी से करने पर क्या होता है, रक्त का संचार बढ़ता है, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पहुंचती है, तो ये जो लैक्टिक अम्ल है इसका फिर पुनः दोबारा ऑक्सीकरण होगा और लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाएगा। लैक्टिक अम्ल जैसे ही मांसपेशियों में से ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बनेगा, हमारी थकावट दूर हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जब कठोर परिश्रम किया जाता है तो उसके बाद जो थकावट होती है, उस थकावट को दूर करने के लिए हमें मतलब गर्म पानी से नहा लेना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से जो रक्त का संचार बढ़ जाएगा, रक्त का संचार बढ़ेगा तो रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है।
जो ये कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण पर्याप्त होगा, तो जो है लैक्टिक अम्ल वह कोशिकाओं से बाहर निकल जाएगा और हमारी कोशिकाओं की कीटाणु वह दूर हो जाएगी। चलिए, ये था हमारा वायु श्वसन, जिसमें हमने दो तरह से अभी पढ़ा वायु श्वसन के दोनों पक्ष, आंशिक पूर्ण वायु श्वसन और आंशिक वायु श्वसन, जिसमें पूर्ण ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनते हैं और अधिक मात्रा में एटीपी के अणु उत्पन्न होते हैं, वह है पूर्ण वायु श्वसन। और जिस श्वसन में आंशिक रूप से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, वह है आंशिक वायवीय श्वसन, और ये हमारी मांसपेशियों में कठिन परिश्रम के दौरान होता है। अब आता है दूसरा आंतरिक श्वसन का दूसरा भाग, अवायवीय श्वसन, जिसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यदि कोशिका में श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। देखिए, ये कोई आवश्यक नहीं है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तभी ऑक्सीकरण हो, क्योंकि ऑक्सीजन के अनेक रूप हैं जो हम आगे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो कुछ जो जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, कवक आदि हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, उनमें बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के ही जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर इथेनॉल बनती है और एटीपी के रूप में ऊर्जा विमोचित होती है, और यह ऊर्जा बहुत कम होती है। ये जैसे इसने उदाहरण दिया है, ऐसा यीस्ट कोशिकाओं के अंदर होता है। यीस्ट कोशिका यानी जो ग्लूकोज होती हैं, जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती तो यीस्ट कोशिकाओं में जो ये ग्लूकोज है ये इथेनॉल C2H5OH में बदल जाती है और साथ में एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, जो ना के बराबर होती है। तो इस प्रकार हम देखें तो आंतरिक जो श्वसन है इसके दो भाग हो गए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन के दो भाग हुए, पूर्ण वायवीय श्वसन और आंशिक वायु श्वसन, और एनारोबिक यानी अवायवीय का ये हो गया। तो अगर हम इन तीनों के अंदर देखते हैं तो जो चाहे श्वसन वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, श्वसन का जो पहला चरण हमेशा कोशिका द्रव में ही होता है, भले ही यह श्वसन वायवीय हो चाहे अवायवीय हो। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है और इस 6 कार्बन वाले अणु के जो ऑक्सीकरण है उसमें 2 चरण होते हैं। देखिए, हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखा है विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। इसमें देखिए जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये जो ग्लूकोज का विखंडन यानी ऑक्सीकरण दिखाया गया है। सबसे पहले ये ग्लूकोज का अणु है जिसमें 6 कार्बन है, C6H12O6, यानी जैसा हमने ये यहाँ दिखाया गया है C6H12O6, यानी इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 6। तो ये 6 कार्बन के अणुओं परमाणुओं वाला ग्लूकोज का एक अणु है। कोशिका द्रव के भीतर यानी कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है, पहले चरण में चाहे वो वायवीय श्वसन हो चाहे वो अवायवीय श्वसन हो, तो पहले चरण में हमेशा यह ग्लूकोज का पहला चरण है। पहले चरण में ग्लूकोज परिवर्तित होती है पायरुवेट में, जो एक 3 कार्बन के अणुओं वाला एक कार्बनिक पदार्थ है, यानी कार्बनिक अणु है। यानी C6 की जगह पे C3 यानी पायरुवेट का अणु बनेगा, जिसके एक अणु में कार्बन के 3 परमाणु हैं। तो इस प्रकार से ग्लूकोज टूट करके 2 पायरुवेट के अणु बनाएगा, और यह पहला प्रक्रम जो होता है ये सभी कोशिकाओं पे, चाहे उसमें अवायवीय श्वसन हो रहा है चाहे उसमें वायवीय श्वसन हो रहा है, ये कोशिका द्रव में होता है। अब देखिए आगे इसने इसको दिखाया है कि अब जो ऑक्सीकरण होता है अगला, ये अगर ऑक्सीजन पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ऑक्सीजन की पर्याप्त ऑक्सीजन मात्रा होने के कारण से इस पायरुवेट का ऑक्सीकरण होने से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनती है और साथ में ऊर्जा निकलती है जो एटीपी के रूप में निकलती है। बहुत अधिक मात्रा में यह ऊर्जा निकलती है। सर्वाधिक अगर हम इन तीनों की तुलना करते हैं, वायवीय यानी पूर्ण वायवीय, आंशिक वायवीय और अवायवीय की, तो सबसे अधिक ऊर्जा वायवीय पूर्ण वायवीय श्वसन में होती है। दूसरा है हमारी मांसपेशियों में, अगर ये पायरुवेट जो बना है यह ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती, होता तो यह भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ही है, तो ये क्या बनाएगा? लैक्टिक अम्ल, और ऊर्जा निकलेगी। यहाँ पे जो ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है उसकी मात्रा वायवीय श्वसन पूर्ण वायवीय श्वसन की तुलना में कम होती है। और जो तीसरा है ये यीस्ट कोशिकाओं में होता है, और इसमें जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं है, और इसमें क्या बनेगा? इथेनॉल। यानी जो सूक्ष्म जीव हैं उनके अंदर पूर्ण जो कोशिकाओं का जो विकास है इतना नहीं हो पाता,
तो ये प्रक्रम हैं जिनमें एटीपी अणु बनता है, यानी जो विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, उस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, उस ऊर्जा को उपलब्ध कराने के लिए जो ये श्वसन है, भीतरी आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन, वो इस प्रकार से पूर्ण होता है। अगला है हमारा, जो हमने ऊपर पढ़ा है, तो अब हम तुलना करते हैं श्वसन क्रिया और श्वास लेना। यानी श्वसन क्रिया से मतलब होता है हमारा आंतरिक श्वसन, और श्वास लेना यानी बाह्य श्वसन। श्वसन क्रिया क्या है? यह एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पाचित खाद्यों का ऑक्सीकरण होता है, यानी भोजन के पाचन के बाद जो सरल उत्पाद बनते हैं उनका ऑक्सीकरण होगा। और क्योंकि जो ऑक्सीकरण क्या है वो रासायनिक प्रक्रिया है। जबकि अगर हम बात करते हैं श्वास लेना, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है श्वसन अंग और वायुमंडल के बीच में, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा आता है, भौतिक प्रक्रिया जिसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन या विसरण, एक भौतिक प्रक्रम है। तो दोनों में पहला अंतर ये है कि श्वसन क्रिया जो है, इंटरनल रेस्पिरेशन जो है, वो एक रासायनिक प्रक्रम है, और श्वास लेना जो है एक भौतिक प्रक्रम है। दूसरा है जो श्वसन क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और जो श्वास लेना है यह प्रक्रिया फेफड़ों में, यानी मनुष्य का अगर हम बात करते हैं तो फेफड़ों में, या मनुष्य से अलग जो जीव हैं उनके जो भी श्वसन अंग होंगे उन श्वसन अंगों में और वायुमंडल के बीच यह क्रिया होती है। तीसरा है श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी के रूप में, और श्वास लेना जो है इस प्रक्रम में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, यानी ये सिर्फ गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए मैं बता देता हूँ, अभी मैंने इस बात को पूरा करने के लिए मैं बता रहा हूँ जो गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। जो गैस अभी हमने बताया था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रक्रिया, इसको थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आगे आपको किसी प्रकार का कोई संशय न रहे और इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए एक प्रक्रम रहता है भौतिक प्रक्रम जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, इसको हिंदी में विसरण बोलते हैं। मतलब ये क्या है कि जो पदार्थ है उसके जो अणु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप स्पॉन्टेनियसली मतलब उनका प्रसारण होता रहता है। कैसे? अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, अर्थात जहाँ वो हैं वहाँ से वो परमाणु जो उसके पदार्थ के अणु हैं वो जहाँ नहीं है वहाँ अपने आप चलते हैं, अपने आप बिना किसी ऊर्जा के वो चलते हैं स्वतः। ठीक है, देखिए मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। आप एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें पानी डाल लीजिए। कांच के गिलास में पानी डालने के बाद जब आप उसके अंदर एक बूंद नीले रंग की स्याही या कोई भी डाई डालते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो बूंद है जहाँ नीले रंग की स्याही गेरी डाली थी आपने, वह फैलती हुई दिखाई दे रही है। यानी जो ब्लू कलर आपको फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर क्या है? ये हैं हमारे उस डाई या कलर के मॉलिक्यूल्स, और वो अपने आप फैल रहे हैं पानी में। और जब तक फैलते रहेंगे जब तक पानी का जो रंग है वो पूर्ण रूप से एक समान नहीं हो जाता, यानी जो परमाणु जो हैं या जो अणु हैं उसके पदार्थ के वो पूर्ण रूप से उसमें समान रूप से, पूर्ण रूप से भी और समान रूप से भी पूरे के पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी आप देखोगे जब आपने डाला एक जगह पे बहुत गहरा नीला रंग था और जब उसको आप जल्दी जल्दी हिला दोगे तो क्या आएगा? समान रूप से जो हल्का नीला रंग पूरे पानी का हो जाएगा। ये क्या है? डिफ्यूजन प्रक्रिया है। यानी क्या हुआ, जो डाई आपने ली थी उसमें डाई के अणु थे बहुत अधिक मात्रा में थे, उनकी सांद्रता यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे हमने इसको डाला पानी के अंदर, वहाँ पे इसकी अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और जो शेष भाग था जहाँ पे पानी बिल्कुल पारदर्शी है वहाँ ये अणु नहीं थे, तो वहाँ अपने आप ये चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से जैसे हम बात करते हैं श्वसन अंगों के बीच और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान। देखिए वायुमंडल से जो गैस भीतर जाती है वो वायुमंडल में जो गैस है, यानी वायु जो इनहेल करते हैं, श्वास के द्वारा अंदर लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। और श्वसन अंगों के अंदर जो ऑक्सीजन वायु होती है उसके अंदर जो वायु क्या है? वायु गैसों का एक मिश्रण है। तो श्वसन अंगों के भीतर जो वायु है उसके अंदर ऑक्सीजन की तो कमी है, तो क्या करेगी ऑक्सीजन? जो बाहर से जो वायु भीतर गई थी श्वसन अंगों में, तो वह ऑक्सीजन श्वसन अंगों के अंदर चली जाएगी, और श्वसन अंगों के अंदर जो वायु थी वहाँ क्या है? वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से अधिक सांद्रता होने के कारण कहाँ जाएगी? वापस बाहर आ जाएगी वायुमंडल में। तो ये जो भौतिक रूप से इसका आदान प्रदान है ये विसरण प्रक्रिया के द्वारा आता है अधिक। यानी हम ये भी कह सकते हैं इसको दूसरे तरीके से सुना तो कि वायु जो है अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव, निम्न दबाव की तरफ मतलब प्रवाहित होती है। तो ऑक्सीजन का जो दबाव है
वो जो हम गैस अंदर खींचते हैं, वायु जो अंदर श्वास के अंदर ले जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन का दबाव अधिक होता है, और श्वसन अंगों के अंदर ऑक्सीजन का जो वायवीय दबाव वो कम होता है ऑक्सीजन के अणुओं का। तो इसलिए ऑक्सीजन के अणु भीतर चले जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, श्वसन अंगों में। और श्वसन अंगों में जो वायु भरी हुई है पहले से, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने की वजह से जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है, वायु दबाव जो है वो अधिक होने के कारण से वह बाहर निकल जाएगी वायुमंडल में। चलिए इसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। देखिए अगला है हमारा, अब तुलना है वायवीय और अवायवीय श्वसन की। तो अभी हमने बताया था ये इंटरनल रेस्पिरेशन के दोनों भाग हैं। वायवीय श्वसन जो होता है इसमें एटीपी के रूप में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जबकि अवायवीय श्वसन में एटीपी के रूप में ऊर्जा तो उत्पन्न होती है, लेकिन ये बहुत कम या न के बराबर उत्पन्न होती है। दूसरा प्रक्रम है कि जो अवायवीय श्वसन वायवीय श्वसन है यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और अवायवीय श्वसन है जैसा हमने बताया था सूक्ष्म जीवों में कोशिका का विकास जो है पूर्ण रूप से नहीं होता, तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, जिनमें पूर्ण विकास होता है। संभवतः हो सकता है कि ऐसी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी हैं, लेकिन जो अवायवीय श्वसन वाले जीव हैं जिनमें अवायवीय श्वसन होता है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के अभाव होने के कारण से जो श्वसन है वह कोशिका द्रव में ही होता है। तीसरा अंतर है कि जितने भी उच्च वर्गीय जीव हैं, उच्च वर्ग यानी जीवों के अंदर जो कोशिकाओं का विकास है और कोशिका से जो उत्तक तंत्र बना है वह बहुत जटिल है, विकसित है, तो हम उसे उच्च स्तरीय कहते हैं। जैसे सबसे उच्च स्तरीय है स्तनपायी। स्तनपायी यानी मैमेलियंस इसको बोलते हैं, यहाँ जिसके मादा में स्तन विकसित होते हैं। जैसे मनुष्य लगा लीजिए, मनुष्य है इसका उदाहरण है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब में मादा में स्तन है, इसलिए इनको क्या स्तनपायी या मैमेलियंस बोलते हैं। दूसरा है जैसे पक्षी और रेप्टाइल्स यानी जो रेंग के चलने वाले हैं, यानी ये सभी जो जीव उच्च वर्गीय जो जीव हैं उनमें वायवीय श्वसन होता है, उनकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। और जबकि अवायवीय श्वसन है वो निम्न कोटि के जीव होते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव हैं जिनके अंदर कोशिका विकास बहुत पूर्ण नहीं होता, और जैसे यीस्ट कोशिकाएँ हैं, जीवाणु हैं, उनके भीतर यह होता है। चौथा जो अंतर है, फोर्थ डिफरेंस, वो है कि श्वसन क्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और अवायवीय में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। और पांचवा जो है वायवीय श्वसन में ऊर्जा जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होते हैं, और जबकि अवायवीय में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होते हैं। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, हमने बात की थी कि ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है। यहाँ देखिए इसने दिया अधिकांश कोशिकीय प्रकरणों में एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसको हम ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, एटीपी को हम ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ऊर्जा मुद्रा यानी जब हम जेब में लेकर के मुद्रा को चलते हैं तो जब भी हमें आवश्यकता होती है अपनी मुद्रा को बाहर निकालते हैं, जो आवश्यक चीज़ें होती हैं हम उसको खरीद लेते हैं। यानी ये एक उदाहरण और देता हूँ। दूसरा मैं इन्वर्टर के बैटरी के एक उदाहरण को लेकर चलते हैं। जब हमारे घरों में बैटरी विद्युत की आपूर्ति हो रही होती है उस समय तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जब विद्युत की आपूर्ति बंद होती है तो हमें जो आवश्यक कार्य करने हैं उसके लिए जो विद्युत चाहिए वो कहाँ से आती है? बैटरी और इन्वर्टर के माध्यम से हम बैटरी से लेते हैं, तो ये बैटरी में संचित होगी है विद्युत ऊर्जा। इसी प्रकार से जो पोषण के बाद जो श्वसन होता है उस श्वसन में उत्पन्न जो ऊर्जा है वह एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। और जब भी कोई भी जैव प्रक्रम करने के लिए, कोई भी जैविक क्रिया करने के लिए आवश्यकता होती है तो एटीपी से निकलती है। कैसे होता है देखिए, जो श्वसन प्रक्रिया में मोचित श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का जो उपयोग है एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट के एटीपी अणु बनाने में किया जाता है, और इसका बंधन टूटता है जब एडीपी और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है और 30.5 किलो जूल प्रति मोल की दर से ऊर्जा निर्मोचित होती है। देखिए मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ ये देखिए, ये एडीपी, ए से एडिनोसिन, डी से डाई, पी से फॉस्फेट। डाई का मतलब होता है 2, यानी यहाँ एडिनोसिन के साथ 2 फॉस्फेट अणु जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ये हमारा किस तरह से है, जैसे डिस्चार्ज बैटरी होती है, बैटरी अभी चार्ज नहीं है तो एडीपी अनचार्ज बैटरी के जैसे है। तो ये एडीपी के साथ प्लस ये जो सर्कल में दिखाया गया पी यानी फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो जो ऊर्जा उसमें से संचित, जो ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा निकली थी वह ऊर्जा इस एडीपी के साथ, एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ फॉस्फेट के इस परमाणु को जोड़ती है। तो 2 डी यानी डाइफॉस्फेट, डाई यानी 2 फॉस्फेट पहले से हैं, एक फॉस्फेट अणु परमाणु ये आया और फॉस्फेट के यानी यहाँ दिखाया हुआ है नीचे, फॉस्फेट के मिलने से क्या बन जाएगा, एक ये आबंध बनता है।
यानी बॉन्ड को हम डैश के रूप में दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने वेव के रूप में दिखाया, यानी ये एनर्जी बॉन्ड है, यानी जो ये ऊर्जा है ये रासायनिक रूप से संचित होगी। जब भी हम किसी भी अणु में रासायनिक रूप से संचित ऊर्जा को दिखाते हैं तो हम आबंधों को दर्शाते हैं, और जो ऊर्जा आबंध होता है इसको हम इस वेवी लाइन के द्वारा दिखाते हैं। तो एडीपी के साथ एक फास्फेट ये मिल गया, तो यानी डाई फास्फेट, 2 फास्फेट पहले से थे, एक ये इसके अंदर जो ये है पर्टिकुलर इस बॉन्ड ऊर्जा आबंध के द्वारा ये जुड़ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ट्राई यानी 3 फास्फेट। ये हमारी क्या है, चार्ज्ड बैटरी, और ये एडीपी क्या है, हमारी डिस्चार्ज्ड बैटरी यानी अनचार्ज्ड। तो क्या आएगा, अब ये बैटरी चार्ज है, हमारे को ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है, तो बैटरी से जो चार्ज है, जितनी भी एनर्जी इसने ली थी वो निकल जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज होती चली जाएगी, ऊर्जा आपूर्ति करती रहेगी। चार्ज कर देंगे तो देखिए इसने क्या बताया है कि श्वसन के प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग, यानी जो श्वसन का प्रक्रम यानी ऑक्सीकरण जो हुआ उसमें एडीपी से अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी बनता है, अभी हमने दिखाया एटीपी बन गया, इसका बंधन टूटता है। यानी जब एटीपी के अंदर जो वो वेवी लाइन से मैंने फास्फेट दिखाया था, जब वो टूटेगा तो फिर वापस क्या बनेगा, यानी अगर मैं यानी जो समीकरण आप सामने देख रहे हो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी वापस घूम सकती है, जैसे बैटरी का चार्ज होना फिर डिस्चार्ज होना, चार्ज होना डिस्चार्ज होना। यहाँ पे अब इसको वापस देखिए, इसको उल्टा, एटीपी जब आवश्यकता है ऊर्जा की, एटीपी वापस टूट के क्या बनाएगा, एडीपी प्लस फास्फेट, और यहाँ पे ऊर्जा इसने उपयोग की थी तो ये बंध टूटेगा, इस आबंध के टूटने से ये ऊर्जा मुक्त हो जाएगी और इस ऊर्जा से कार्य होता है, यानी एटीपी से एडीपी बनता है और एक फास्फेट का परमाणु अलग होता है, तो ये ऊर्जा है जो इसने अवशोषित की थी ये इसने छोड़ दी, और ये छोड़ी ऊर्जा जो है ये जैव प्रक्रमों में, यानी जीवन के लिए जो आवश्यक गतिविधि करनी है, जैविक प्रक्रम जैसे उत्सर्जन है और श्वास लेना है, मांसपेशियों का बनना, हार्ट के द्वारा जो काम होता है, किडनियाँ जो हैं हमारी, गुर्दे जो काम करते हैं, वो जो उनको आवश्यक ऊर्जा है वो सब इसी से द्वारा निकलती है, ठीक है। तो ये चलता रहेगा इस तरह से। तो जब इसका यह है बंधन टूटता है, यानी एटीपी में अंदर जो तीसरा फास्फेट जब वो टूटता है तो एडीपी और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है, और साथ में क्या निकला, 30.5 किलो जूल प्रति मोल की दर से ऊर्जा निकलती है। यानी ये निश्चित है इतना कि जिस प्रकार से बैटरी है ना, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी होती है तो वो 12 वोल्ट के हिसाब से निकालेगी, कई बार 9 वोल्ट की होती है, जैसे मोटरसाइकिल आदि पे देखा वो 9 वोल्ट की बैटरी है, कार में वो 12 वोल्ट की है, जो हमारे इन्वर्टर में लगती है वो क्या है, 12 वोल्ट की है। तो इस प्रकार से जो इसके अंदर एटीपी से वापस एडीपी बनने में जो ऊर्जा निकलती है वो कितनी निकलती है, 1 मोल एटीपी से 30.5 किलो जूल निकलेगी, और जो हमारे जैव प्रयोग करने में, जैव क्रियाओं को करने में होती है। कौन सी जैव क्रियाएं इसमें होती हैं, तो एटीपी का उपयोग मांसपेशियों के सिकुड़ने फैलने में, जैसे हार्ट जो है ये सिकुड़ता फैलता है तो ये ऊर्जा कहाँ से ले रहा है, एटीपी से। और प्रोटीन का संश्लेषण करना है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए या शरीर की वृद्धि के लिए जो प्रोटीन चाहिए उसके लिए जो ऊर्जा की मांग है वो कौन करेगा, एटीपी पूरी करेगा। तंत्रिका आवेग, यानी जिस प्रकार से हमारे शरीर में एक सतह से दूसरे सतह के ऊपर मस्तिष्क और जो कार्यकारी अंगों के बीच में जो संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, जो हम अगले प्रक्रम में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में, वो भी किसके द्वारा है, एटीपी की ऊर्जा के द्वारा। यानी एटीपी की ऊर्जा का उपयोग जो है शरीर की विभिन्न क्रियाएं, जैसे मांसपेशियों का सिकुड़ना, प्रोटीन का संश्लेषण, तंत्रिका कोशिकाओं में आवेश संचरण, इन क्रियाओं में इसका उपयोग होता है। तो इसलिए हम कहते हैं एटीपी को हम क्या कहते हैं, संचित ऊर्जा इकाई या ऊर्जा मुद्रा। तो इस प्रकार से इसको ऊर्जा मुद्रा कहना बहुत ही तर्कसंगत है। अब हम बात